Hello students, my name is Sandhya Jain. This video is sponsored by Virgin Mary Higher Secondary School, Ujjain. Today we will study Class 8 History Chapter 1, The Advent and Expansion of the British Power in India. भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार. In this chapter we will study why did European trading companies come to India. भारत में यूरोपीय कंपनियों के आने का क्या कारण था. तो सबसे पहले जब सिकंदर या अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया तब से ही इंडियन हिस्ट्री में कंटिन्यू स्ट्रगल एंड कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष भरा इतिहास रहा है. भारत के पास जो है विशाल संपदा या धन संपत्ति होने के कारण कई जातियों और विदेशियों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है. शक, हुन वो मंगोल इसके आक्रमण के उदाहरण हैं. इन आक्रमणकारियों में बहुत से या तो आक्रमण के बाद हार कर वापस चले गए अथवा वह यहाँ के सोशियो कल्चरल लाइफ यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में भी घुल मिल गए. मुग़ल आक्रमण के बाद भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर जो है मुग़ल राज्य की स्थापना हो गई. मुग़ल काल में मुग़ल राजपूत, मुग़ल सिख और मुग़ल मराठा युद्ध भी हुए. मुग़लों के पश्चात जो है यूरोप की शक्तियाँ या पावर जो थी वो भारत में आई. पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रेंच उनमें मेन थे. व्यापार के पश्चात भी सभी अपना अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे और इसलिए ये आपस में लड़ाई करते रहते थे. अंततः भारत का एक बहुत बड़े भाग पर अंग्रेज़ों ने अपनी पावर या सत्ता स्थापित कर ली और जो देसी रियासत थी उनसे भी संधियाँ करके उन पर अपना अधिकार कर लिया. फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो अंग्रेजी शासन काल में इंडिया के लोगों ने मिलकर के संघर्ष किया. इस संघर्ष में भारत की जनता ने सक्रिय रूप से भाग लिया और 1947 में हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली. आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि भारतीयों ने कैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष किया. नेक्स्ट है आपका द अराइवल ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया. भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन कैसे हुआ. तो 15वीं सेंचुरी में यूरोप में कुछ प्रमुख घटनाएं हुई. जैसे तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर अपना कब्जा कर लिया. साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पुनर्जागरण आंदोलन, ज्योग्राफिकल डिस्कवरी यानी भौगोलिक खोजों ने भी भारत एवं ईस्ट यानी कि पूर्व के देशों के मन में क्या करा कि यूरोपीय लोगों के प्रति आकर्षण उत्पन्न होने लगा. यूरोप में इंडस्ट्री रिवोल्यूशन की वजह से वह लोग नया बाजार तलाशने लगे और इसके लिए उन्होंने नवीन मार्गों की भी खोज की. वास्को डी गामा जो है वो 1492 में और बार्थोलोमेओ डाइस जो है 1487 में भारत में समुद्री मार्ग से भारत के समुद्री तट कालीकट पहुंचा. कालीकट के जो राजा थे जामोरिन ने उनका स्वागत किया. नेक्स्ट है आपका पोर्तुगीज इन इंडिया. भारत में पुर्तगालियों का आगमन कैसे हुआ. तो 1498 में जब वास्को डी गामा जो है भारत आया तब यूरोपीय व्यापारियों के लिए भारत का द्वार खुल गया. यूरोपीय व्यापारियों का भारत के राजा महाराजाओं ने अलग अलग कारणों से स्वागत भी किया. भारत में व्यापार के लिए जो सबसे पहले जो है पुर्तगाली व्यापारी आए. वास्को डी गामा के भारत आने से दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड था एक नए युग का आरंभ हुआ व्यापार के क्षेत्र में. 1500 ईस्वी में 13 शिप्स जो थी उनके साथ पेट्रो अल्वारेज कैब्रल भारत पहुँचे. पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमनदीव एवं हुगली के बंदरगाहों पर जो है ट्रेडिंग सेंटर्स स्थापित किए. काली मिर्ची और मसालों का व्यापार पे भी अपनी मोनोपोली यानी एकाधिकार स्थापित कर लिया और स्थापित करने के पहले उन्होंने कोचीन में दुर्ग की स्थापना की. फिर 1505 में पुर्तगाल की सरकार ने फ्रांसिस्को द अल्मेडा को भारत में प्रथम वायसराय बना करके भेजा और 1509 में उसने पुर्तगाली सेना के साथ मिलकर के द्वीप पर अधिकार कर लिया. नेक्स्ट था आपका कि 1509 में जो पुर्तगाली वायसराय थे अल्बुकर्क उसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को भी छीन लिया और धीरे धीरे पुर्तगालियों ने दमन, साल्सेट, बेसिन, मुंबई, हुगली तथा सेंट टॉम पर भी अधिकार कर लिया. इस प्रकार 1515 तक पुर्तगाली व्यापारी भारत के साथ न केवल व्यापार पर मोनोपोली यानी एकाधिकार प्राप्त कर चुके थे बल्कि उन्होंने जितना भी कोस्टल एरिया था
समुद्र का तटीय क्षेत्र पर भी अधिकार करके अपना राज्य स्थापित कर दिया या अपना शासन करना शुरू कर दिया। आपका डच इन इंडिया, भारत में जो डच लोग थे उनका आगमन कैसे हुआ, वो कैसे आए। तो डच जो हैं वो हॉलैंड के रेसिडेंट्स यानी कि निवासी थे। उन्होंने इंडिया के साथ ट्रेड यानी व्यापार करने के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश किया या स्थापना की। फिर भारत में जो है उन्होंने व्यापार करने के लिए डच व पुर्तगालियों के बीच काफ़ी संघर्ष हुआ, जिसमें पुर्तगाली शक्ति कमज़ोर हो गई। फिर डचों ने जो है गुजरात में कोरोमंडल कोस्टल एरिया जो था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भी ट्रेडिंग सेंटर्स खोले। उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो है मछलीपट्टनम में खोली। डचों ने भारत के साथ मिलकर के मुख्यतः मसालों, नील, कच्चे रेशम, लीड यानी सीसा, चावल एवं अफीम का भी व्यापार किया। डचों की जो मुख्य फैक्ट्री थी वो पुलिकट में थी, जहां वह स्वर्ण मुद्रा पगोड़ा को ढालते थे। पगोड़ा ना, डचों ने भारत में स्वर्ण मुद्रा चलाई थी जिसका नाम पगोड़ा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया आने से डच कंपनी के व्यापार को काफ़ी नुकसान हुआ। 1759 में ब्रिटिशर्स और डचों के मध्य वेदरा का युद्ध हुआ, जिसमें डच लोग हार गए और उनकी शक्ति एवं व्यापार को बहुत अधिक हानि हुई। धीरे धीरे डच ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति भारत से समाप्त हो गई और वो वापस चले गए। फिर आपका द ब्रिटिश इन इंडिया, भारत में अंग्रेजों का आगमन। अन्य जो यूरोपीय नेशंस थे उनकी तरह ही ब्रिटिशर्स भी भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे। इंग्लैंड के जो मुख्य कैपिटलिस्ट यानी पूंजीपति थे, उन्होंने भी 31 दिसंबर को ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश किया या स्थापित किया। फिर इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने फर्स्ट जो थी, उन्होंने 15 ईयर्स के लिए एक चार्टर द्वारा ट्रेड पर मोनोपाली प्रदान की। फिर 1608 में कैप्टन हॉकिंस ने प्रथम जो फर्स्ट ब्रिटिश शिप था जो कि भारत आया। उस समय मुगल सम्राट जहांगीर का शासन था। नेक्स्ट है आपका द फ्रेंच इन इंडिया, भारत में फ्रांसीसियों का आगमन या फ्रेंच लोगों का जो आए थे उनका आगमन किस तरह से हुआ। तो 1664 में फ्रांस ने भारत के साथ जो ट्रेड करने के लिए द इंडो ओरिएंटल नामक कंपनी बनाई। और फिर फ्रांसिस कैरन ने जो है फ्रांसीसियों का एक दल भारत के लिए भेजा। 1668 में सूरत के प्रथम फ्रांसीसी ट्रेडिंग सेंटर की स्थापना की या फ्रांसीसी कोठी की स्थापना की गई। इसके बाद मछलीपट्टनम में 1669 में, 1673 में पांडुचेरी में और 1690 से लेकर के 92 तक में बंगाल के चंद्रनगर में फ्रांसीसी कंपनी ने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स खोले। फिर फ्रांसीसी कंपनी ने पांडुचेरी में फोर्ट लुई किले का भी निर्माण करवाया। फिर 1740 तक कंपनी का केवल एक ही उद्देश्य था, भारत से व्यापार या लाभ कमाना। लेकिन 1740 के बाद फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले जो है वो राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने काफ़ी कार्य किया। डुप्ले के प्रयासों ने जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संघर्ष हुआ, जिसमें फ्रांसीसी जो हैं वो पराजित हो गए और उन्हें भारत के साथ अपने व्यापार को धीरे धीरे खत्म करना पड़ा। आपका डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर एंड द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, मुगल साम्राज्य का पतन और अंग्रेजों द्वारा इसका लाभ उठाना। जिस मुगल एम्पायर को बाबर ने इस्टेब्लिश किया था 1526 में और अकबर ने अपने कार्यों द्वारा उसे शक्ति प्रदान की थी या उसे स्टेबल किया था और बढ़ाया था, उसका औरंगजेब की मृत्यु के बाद पतन प्रारंभ हो गया। लोग गद्दी के लिए आपस में लड़ने लगे। गद्दी के दावेदार जो बड़े सरदारों के सहयोग से गद्दी प्राप्त करने लगे। इससे के परिणाम स्वरूप मुगल शासक जो थे सरदारों एवं अमीरों की गलत बातों को भी मानना पड़ा और इस तरह से ये लोग उनके हाथों की कठपुतली बन करके रह गए और इस तरह से साम्राज्य का विघटन हो गया। इस काल में क्या हुआ कि जो मुगल साम्राज्य के प्रांत बंगाल, हैदराबाद, अवध, पंजाब, भरतपुर, पूना, मैसूर, कर्नाटक, इन सब में मराठा सरदारों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया।
इन राज्यों ने मुगल साम्राज्य के पतन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया और ईरान का जो शासक था नादिर शाह और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने के आक्रमणों ने मुगल साम्राज्य को धीरे धीरे पूरी तरह खत्म कर दिया और इस स्थिति का लाभ अंग्रेजों द्वारा उठाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड विथ इंडिया एंड बिजनेस रिवेलरी। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापार और प्रतिस्पर्धा। 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए 15 ईयर्स के लिए एक चार्टर बनाया या एक अधिकार पत्र बनाया, जिसमें यदि कंपनी के अधिकारों पर चोट करने वाले को दंडित करने का अधिकार भी दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन के कुछ कैपिटलिस्ट जो थे उनके साथ जॉइंट ट्रेड करने के लिए बनाई गई थी या साथ में व्यापार करने के लिए बनाई गई थी। कंपनी का मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। अंग्रेजों की दृष्टि में या ब्रिटिशर्स की जो दृष्टि थी उसमें मुनाफा अर्जित करते समय उचित अनुचित तरीकों का उपयोग करना भी गलत नहीं था। वे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है लूटमार भी करते थे और लूटमार करने के कारण कंपनी माला माल हो गई। कंपनी व्यापार पर पकड़ स्थापित करने के साथ साथ पॉलिटिकल एम्बिशियस भी हो रही थी, मतलब राजनीति में भी अपना लक्ष्य स्थापित करके चल रही थी। भारत की राजनीतिक कमजोरियों का उनको अनुमान हो गया था और अंग्रेजों को लगता था कि व्यापार से अधिक वो पॉलिटिकल पावर यानी राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने में है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शीघ्र उन्होंने प्रयास प्रारंभ कर दिए। एक्सपांशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। भारत में कंपनी के व्यापार का विस्तार। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के साथ व्यापार तो प्रारंभ हो गया, मगर कंपनी जो है भारत में अपने व्यापारिक बस्ती या ट्रेड सेंटर खोलने में सफलता नहीं मिल रही थी। तब जहांगीर ने सूरत में जो है अपना ट्रेड सेंटर खोलने की आज्ञा प्राप्त कर ली। इसके बाद कंपनी ने सर थॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा। सर थॉमस रो ने जो है 1615 से लेकर के 1619 तक मुगल के दरबारों में रहा। उसने जहांगीर से मुगल साम्राज्य के विभिन्न भागों में ट्रेड सेंटर खोलने की आज्ञा प्राप्त कर ली और उसने सूरत, आगरा, अहमदाबाद और भड़ोच में भी ट्रेड सेंटर्स खोल लिए। फिर 1668 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स सेकंड के साथ पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीना के साथ विवाह हुआ। शादी में इन्होंने दहेज के रूप में मुंबई मिला 10 पौंड ईयरली लगान पर मुंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। फिर 1687 में कंपनी द्वारा सूरत के स्थान पर मुंबई को पश्चिमी तट की कोठियों का मुख्यालय बना लिया गया या ट्रेड सेंटर में बदल दिया गया। फिर मछलीपट्टनम, मद्रास, बंगाल, हरिहरपुर, बालासोर, हुगली, पटना और कासिम बाजार में भी इन्होंने अपने ट्रेड सेंटर्स खोल लिए। इससे उनके व्यापार में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई। फिर उन्होंने कंपनी द्वारा मुंबई, मद्रास तथा कलकत्ता में भी फोर्ट बना लिए और वहाँ पर्याप्त सुरक्षा के प्रबंध भी इन्होंने कर लिए। फिर 1770 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल एम्परर फारूक शाह से व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त कर ली। तब जॉन सरमन और विलियम हैमिल्टन एम्परर से मिलने गए और मुगल एम्परर जो थे वह बहुत ही गंभीर रूप से बीमार थे। तब विलियम हैमिल्टन की सहायता से वो जल्दी ही ठीक हो गए। तब खुश होकर एम्परर ने जो है कंपनी को 3 आदेशों द्वारा बहुत सारी सुविधाएं प्रदान कर दी और 3000 रुपीज़ ईयरली के बदले में कंपनी को बंगाल में बिना किसी कर के व्यापार करने का अधिकार मिल गया और कंपनी ने कलकत्ता के आसपास के एरिया को रेंट यानी किराए पर लेने की परमिशन भी मिल गई और हैदराबाद में कंपनी की सभी ड्यूज यानी देनदारी समाप्त कर दी। इस प्रकार कंपनी के व्यापार में वृद्धि हुई। नेक्स्ट है आपका एंग्लो फ्रेंच रिवेलरी एंड कार्नेटिक वार। एंग्लो फ्रेंच रिवेलरी एंड कार्नेटिक वार में क्या हुआ कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में व्यापार को लेकर जो प्रतिस्पर्धा थी वह जल्दी ही युद्ध में परिवर्तित हो गई। दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू होने के पहले उनकी पावर और रिसोर्सेज के बारे में जान लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक नॉन गवर्नमेंट यानी कि प्राइवेट कंपनी थी, जबकि फ्रेंच कंपनी जो थी वो फ्रेंच गवर्नमेंट के हाथ में थी। तब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापार को बढ़ाने के निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थी, जबकि फ्रेंच की कंपनी को अपने निर्णय लेने के लिए फ्रेंच गवर्नमेंट पर निर्भर होना पड़ता था। ब्रिटिश कंपनी के एम्प्लॉय यानी कर्मचारी पूरी मेहनत और लगन से काम करते थे, जबकि फ्रेंच एम्प्लॉय के साथ ऐसा नहीं था। ब्रिटिश कंपनी ने अपने व्यापार को बहुत फैलाया, जबकि फ्रेंच कंपनी के पास केवल एक ही ट्रेडिंग सेंटर था और वो पौंडीचेरी में था।
ब्रिटिश के पास बहुत सारे ट्रेडिंग सेंटर यानी व्यापार करने के स्थान थे। दोनों ही कंपनी अपने अपने ट्रेड को बढ़ाने का प्रयास कर रही थी। फिर वेस्टर्न और ईस्टर्न इंडिया में दोनों ही व्यापार कर रहे थे। दोनों की सोच एक जैसी ही थी, अतः युद्ध तो होना ही था। आपका द कार्नेटिक वार एंड देयर रिजल्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी दोनों ही ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना और अपने राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने का प्रयत्न कर रही थी। दोनों ही इंडियन गुड्स यानी भारतीय माल को कम से कम मूल्य पर खरीदने का प्रयास करती थी। वह पूरे भारत के मार्केट पर अपना कंट्रोल करना चाहती थी और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं भी प्राप्त करना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने इंटरनल अफेयर्स यानी भारत के आंतरिक और राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगी। दोनों ही कंपनी भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करने का सपना देखने लगी। फ्रेंच कंपनी का हेडक्वार्टर जो कि दक्षिण पूर्व समुद्री तट पर पौंडीचेरी में था, जबकि ब्रिटिश कंपनी का प्रमुख केंद्र फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में था, जो कि पौंडीचेरी के ज़्यादा दूर नहीं था। दोनों कंपनी एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षी थी। दोनों में परस्पर टकराहट होने लगी और एक दूसरे को समाप्त करने की होड़ में भारत में 3 युद्ध हुए, जिन्हें कार्नेटिक वार के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट कार्नेटिक वार कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से लेकर के 1748 तक रहा। कर्नाटक मुगल एम्पायर के अंडर में था, मगर अब स्वतंत्र हो गया था। कर्नाटक की राजधानी जो थी वो आरकाट थी, जो मद्रास और पांडिचेरी के बीच में थी। यूरोपीय देशों में ऑस्ट्रिया को लेकर फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में अनेक युद्ध हुए, जिसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा और ब्रिटेन और फ्रांस की कंपनी के बीच भारत में भी दुश्मनी शुरू हो गई। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने कर्नाटक के जो नवाब थे अनवरुद्दीन को लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। फिर फ्रांसीसी सेना ने मद्रास में जो किला था उस पर भी अधिकार कर लिया। कर्नाटक के नवाब ने डुप्ले से किले की मांग की, किंतु डुप्ले ने जो है किला देने से मना कर दिया। इसके कारण दोनों के बीच में युद्ध हुआ और कर्नाटक को पराजय का सामना करना पड़ा। फिर 1748 में यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में समझौता हुआ, तो भारत में भी समझौता हो गया। फिर मद्रास का जो किला था अंग्रेजी कंपनी को वापस कर दिया गया और दोनों के बीच में शांति स्थापित हो गई। मगर इस युद्ध से कुछ नई चीज़ें आई, जैसे कि कर्नाटक की हार से युद्ध में जो है यूरोपीय लोगों की श्रेष्ठता सिद्ध हो गई और यूरोपीय कंपनियों को ये बात समझ में आ गई कि भारतीय राज्यों के यदि हम आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके अपने को स्थापित किया जा सकता है, अपने प्रभुत्व में वृद्धि की जा सकती है। इस युद्ध में दोनों कंपनियों की पारस्परिक ईर्ष्या देश में और अधिक वृद्धि हो गई।